Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे ग्रुप 17 के ही पार्ट को। हम लोगों ने हैलोजन फैमिली को स्टार्ट कर रखा था, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हैलोजन फैमिली की या हैलोजन की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अगर हम बात करें हैलोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड की, जिन्हें हम ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन कहते हैं, तो हैलोजन बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन दो टाइप के ऑक्साइड्स बनाता है। पहला टाइप कौन सा है, OF2, और दूसरा टाइप कौन सा है, O2F2। OF2 हो या O2F2 हो, इन्हें हम ऑक्सीजन फ्लोराइड्स कहते हैं। और इन दोनों में सिर्फ OF2 ही है जो थर्मली स्टेबल रहता है रूम टेम्परेचर पे, यानी कि 298 केल्विन पर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें दोनों के दोनों OF2 और O2F2, ये दोनों के दोनों बहुत ही अच्छे फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स होते हैं बिकॉज ऑफ द हायर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। आप सभी को पता है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, वो बॉन्ड हमारे क्या हो जाते हैं, पोलर। ठीक है, टूट भी जाते हैं, रिएक्टिव भी होते हैं। जैसे आपने पढ़ा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, है ना, बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन। अगर हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट की, तो वो रिडक्शन करवाने में मदद करते हैं। इन द सेम वे फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स जो हैं वो फ्लोरीन को ऐड करवाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, O2F2 ऑक्सीडाइजेस प्लूटोनियम टू PuF6। जो हमारा Pu है उसको चेंज कर देता है PuF6 में। अब आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि O2F2 ने प्लूटोनियम को किस में ऑक्सीडाइज किया है, PuF6 में। तो जो प्लूटोनियम है उसके साथ फ्लोरीन जुड़ गया। टू रिमूव एज PuF6 फ्रॉम स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूल में यहाँ पे रिएक्शन होती है। अगर हम बात करें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो हैं वो ऑक्साइड्स बनाते हैं। और कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +1 से लेके +7 तक। मैंने आपको ये बताया भी था, +1, +3, +5, +7 कैसे कैसे ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। उसके बाद देखिए, द ऑक्साइड्स ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल देन दैट ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ये वाली बात भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखी है पहले। मुझे ये नहीं याद कि हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था या शायद D और F ब्लॉक में डिस्कस किया था, बट डिस्कस किया था कि जितने भी हमारे जो भी ऑक्साइड्स होते हैं उनमें जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो पाया जाता है वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के। क्लोरीन की अगर बात करें, तो क्लोरीन फॉर्म्स ऑक्साइड्स लाइक Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7। आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑक्सीजन के साथ जुड़ के बहुत सारे टाइप के ऑक्साइड्स बना रहे हैं। These oxides are very reactive। ये ऑक्साइड्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड टेंड टू एक्सप्लोड। ठीक है, एक्सप्लोड कर जाते हैं। ClO2 इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट। इतना सब कुछ जो हमने पढ़ा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है। ठीक है, ClO2 जो है उसे हम ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे यूज करते हैं इन पेपर पल्प इंडस्ट्री, टेक्सटाइल में यूज करते हैं ब्लीचिंग पर्पस के लिए। वाटर ट्रीटमेंट में भी हम ClO2 को यूज करते हैं। द ब्रोमीन ऑक्साइड्स Br2O, BrO2, BrO3 आर द लीस्ट स्टेबल हैलोजन। ठीक है, ये लीस्ट स्टेबल हैलोजन ऑक्साइड्स हैं विच एग्जिस्ट ओनली एट लो टेम्परेचर। ये सिर्फ लोअर टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करते हैं। दीज आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम सिंपल सी बात है, अगर लेस स्टेबल हैं या लीस्ट स्टेबल हैं, कुछ भी कह लो, अगर स्टेबल कम है तो ऑटोमेटिकली जल्दी टूट जाएंगे, है ना। तो जल्दी टूट जाएंगे तो जल्दी ऑक्सीजन रिलीज कर देंगे, तो बहुत ही अच्छे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं। आपको पता है ब्रोमीन के एटम का साइज बड़ा होता है, ऑक्सीजन के एटम का साइज छोटा होता है, तो बॉन्ड क्या रहेगा, वीक, जल्दी टूट जाएगा, जल्दी ऑक्सीजन रिलीज करेगा, तो वो ऑक्सीजन कहीं ना कहीं तो जाके ऐड होगी। तो इसी वजह से ये बहुत ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग बात करें रिएक्टिविटी
टुवर्ड्स ऑक्सीजन में ही आयोडीन के बारे में, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन के बारे में, ठीक है। तो आयोडीन के केस में देखिए क्या होता है, आयोडीन फॉर्म्स ऑक्साइड सच एज I2O4, I2O5, I2O7 विच आर इनसॉल्युबल सॉलिड्स। आप सभी को पता है कि आयोडीन का साइज काफी बड़ा होता है, एटॉमिक नंबर ज्यादा है, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से वेंडर वॉल इंटरेक्शन इसमें काफी हाई रहता है और ये सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके कॉम्पाउंड्स की भी अगर हम बात करें तो वो भी ज्यादातर हमें सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, तो इनसॉल्युबल सॉलिड होते हैं एंड डीकम्पोज ऑन हीटिंग। अगर हम हीट करते हैं इन्हें तो ये डीकम्पोज भी बहुत इजीली कर जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इनमें से, इन कंपाउंड में से I2O5 की, तो I2O5 बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और इसे हम यूज करते हैं इन द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, I2O5। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। मेटल से भी हैलोजन रिएक्ट करते हैं, मैंने तो आपको बताया भी था, हैलोजन मेटल नॉन मेटल सबके साथ रिएक्शन शो करते हैं ना। तो जब मेटल के साथ रिएक्शन शो करते हैं तो ये बनाते हैं मेटालिक हैलाइड। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम मैग्नीशियम की रिएक्शन करा रहे हैं ब्रोमीन के साथ तो ये रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ऊपर से नीचे आने पर द आयनिक कैरेक्टर ऑफ द हैलाइड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। आप सभी को पता है ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है। अगर आप लोगों ने क्लास 11th में फजान रूल पढ़ा है तो आपने ये बात समझी होगी कि कैटायन का साइज क्या होना चाहिए, छोटा, और एनायन का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा। तो उसमें क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर आने लग जाता है, ठीक है। तो अगर हम हैलाइड के रिस्पेक्ट में, जो कि हमारे नेगेटिव होते हैं, एनायंस होते हैं, आयनिक कैरेक्टर हैलाइड्स का ऊपर से नीचे आने पर कम होने लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ अ मेटल शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर कोई मेटल एग्जिबिट कर रहा है एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसके हैलाइड के केस में जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसमें ज्यादा क्या पाया जाता है, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर देन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या शो कर रहा है, ये +4, यहाँ पे क्या शो कर रहा है, +2। वही वाली बात है फजान रूल वाली, कैटायन का साइज जितना छोटा होगा या कैटायन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा वो क्या करता है, एनायन को पोलराइज करता है और उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आता है। तो कैटायन कौन है इसमें, जो ज्यादा चार्ज लेके बैठा है ये, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। इन द सेम वे इसमें भी कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा आएगा वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके नोट करिए इसे प्लीज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में, और उसमें सबसे पहला अगर हमारा इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल आता है तो वो आता है क्लोरीन। क्लोरीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देख भी सकते हैं क्लोरीन से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपाउंड जैसे HCl हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम Cl2 से बनाते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्लोरीन के बारे में, और आप सभी को पता है कि नेचर में क्लोरीन जो है वो Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये जो 3 लाइनें हैं ये आपके पेपर में ना तो पूछी जाएंगी ना कुछ है, बट आपको पता होना चाहिए क्लोरीन की हिस्ट्री के बारे में कि भाई किसने डिस्कवर किया था, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज। तो इसको आपको याद करने के लिए, मतलब रट्टा मारने के लिए आपको परेशान होने की नीड नहीं है। होता है ठीक है, ध्यान रहता नहीं रहता तो इट्स ओके। तो क्लोरीन को सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो डिस्कवर किया था स्कीली ने, बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन MnO2। तो उन्होंने क्या किया था, MnO2 और HCl की रिएक्शन कराई थी और क्लोरीन को प्रोड्यूस किया था सबसे पहले। और देखो कब डिस्कवर किया था, 1774 में। आज हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो 2021 के बारे में, 21 में हम पढ़ रहे हैं, तो सोचिए आज से कितने साल पहले क्लोरीन जो है वो डिस्कवर हो चुकी थी, ठीक है। फिर उसके बाद 1810 में 1810 में एक और साइंटिस्ट थे डेवी, जिन्होंने इस्टेब्लिश किया उसका एलिमेंट्री नेचर, कि वो एलिमेंट्री नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और उन्होंने नाम दिया उसको क्लोरीन ऑन द अकाउंट ऑफ इट्स कलर। उसके कलर के बेसिस पे डेवी ने उसको नाम दिया कि इसको हम क्लोरीन कहेंगे, क्योंकि ग्रीक में वर्ड होता है क्लोरोस, जिसका मतलब होता है ग्रीनिश येलो। अगर आपने सॉल्ट एनालिसिस किया है ना, एसिड एंड बेसिक रेडिकल जब हम टेस्ट करते हैं
तो आपने देखा होगा जब क्लोराइड आयन टेस्ट होता है तो उस समय ग्रीनिश येलो कलर की फ्यूम्स निकलते हैं, तो वहां से हम करेक्टराइज करते हैं कि देखो वो क्लोराइड आयन हो सकता है। तो इसका कलर होता है ग्रीनिश येलो कलर की, ये गैस इवॉल्व होती है, तो इसके कलर की वजह से इसको नाम मिला था क्लोरीन। ठीक है, यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन में हम लेबोरेटरी में प्रिपरेशन और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लैब में हम लोग कैसे बना सकते हैं, ये एक अलग मेथड है और सेकेंड पॉइंट वाला अलग मेथड है। ठीक है, फर्स्ट मेथड क्या है, हम लोग मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी कि MnO2 को हीट कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ। तो ये रिएक्ट करके क्लोरीन बना रहा है, जो इस समय एट प्रेजेंट हमारा मेन प्रोडक्ट है। ठीक है, क्योंकि उसी की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं तो वही मेन प्रोडक्ट है। MnCl2 और वाटर जो है वो बाई प्रोडक्ट बनते हैं। ऊपर वाली रिएक्शन में, इस वाली रिएक्शन में अगर मान लो आपके पास HCl नहीं है तो आप NaCl और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को भी यूज कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि H2SO4 एसिड होता है, वो कैसे टूटता है, H+ और HSO4- की फॉर्म में, और NaCl जो है वो कैसे टूटता है, Na+ एंड Cl- की फॉर्म में। ये रिएक्ट करके क्या बनाता है, NaHSO4। ये रिएक्ट करके क्या बनाता है, HCl, और उस HCl के साथ फिर किसकी रिएक्शन हो रही है, MnO2 की। तो बन रहा है MnCl2, बन रहा है वाटर, इसने बनाया NaHSO4 और एक क्या बना, क्लोरीन। तो बिल्कुल ऊपर वाली सेम रिएक्शन है, बस एक प्रोडक्ट नया बन गया। ठीक है, जिसको आप ऐसे समझ सकते हो कि इस तरीके से बना है। और यहाँ पे जो NaCl और H2SO4 है ये इन situ, ठीक है, इन situ मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन ही HCl बना रहे हैं और फिर वो HCl जो है MnO2 के साथ रिएक्शन शो कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड मेथड की, तो हम कैसे क्लोरीन बना सकते हैं, बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन KMnO4। KMnO4 और HCl की रिएक्शन करा दो, ये आपस में रिएक्ट करेंगे। देखो ये तो वैसे ही अलग हो जाता है, K+ MnO4-। आपने टाइट्रेशन की रिएक्शन भी देखी होगी, टाइट्रेशन की रिएक्शन में तो हम K+ लिखते भी नहीं है ज्यादातर जब आयनिक रिएक्शन लिखते हैं, क्योंकि इसका कुछ काम भी नहीं होता है। तो K+ और Cl- जुड़ गया, बना रहा है KCl। फिर MnO4- और H+, ठीक है, ये आपस में रिएक्शन बना शो करके क्या बना रहे हैं, जो हमारा H+ है वो वाटर में चेंज हो रहा है। ठीक है, और हमारा जो MnO4 है वो MnCl2 में चेंज हो रहा है और साथ में क्या प्रोड्यूस कर रहा है, क्लोरीन। ठीक है, तो कुछ रिएक्शन है जो आपको याद करनी ही पड़ेगी, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +7 आएगा, यहाँ पे निकालोगे +2 आएगा। टाइट्रेशन वाली रिएक्शन चल रही है, +7 से +2 में चेंज हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन का -1 है और यहाँ पे क्या है, 0 है। ठीक है, तो +7 से +2 में गया यानी कि कम हुआ, रिडक्शन हुआ। -1 से 0 में गया यानी कि बढ़ गया, ऑक्सीडेशन हुआ। रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट करिए इसे प्लीज। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें क्लोरीन के इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की, तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के टुवर्ड्स भी हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड जो हमारे पास होता है डेकॉन्स प्रोसेस। तो बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, इसमें हम HCl और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं और ये जो ऑक्सीजन है ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो इनकी रिएक्शन कराते हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, CuCl2 की प्रेजेंस में। तो HCl जो है वो किस में चेंज हो जाता है, Cl2 में, और ऑक्सीजन जो है वो किस में चेंज हो जाती है, वाटर में। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। इसमें हम क्या करते हैं, NaCl और वाटर की रिएक्शन कराते हैं, करंट देते हैं। आप सभी को पता है NaCl कैसे टूटता है, Na+ Cl- में। वाटर कैसे टूटता है, H+ और OH- में। Na+ और OH- रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, NaOH। अब देखिए अगर हम बात करें एट कैथोड की, कैथोड पे क्या होता है, रेड कैट है ना, रेड कैट रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि H+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब इसको इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए किसी को इलेक्ट्रॉन लूज भी करने पड़ेंगे, तो एनॉक्स एट एनोड कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन, है ना, एनॉक्स।
तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वही लूज करेगा जिसके पास भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन रिच है। तो क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और बनाता है फ्री रेडिकल। उस एक इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करता है और बनाता है एच रेडिकल। अब आप सभी को पता है रेडिकल हम किसे कहते हैं, जब ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन हो 1, 3, 5, 7। तो जो फ्री रेडिकल होते हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो दूसरा भी Cl- आएगा, वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बनाएगा फ्री रेडिकल। ठीक है, और ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बनाएंगे, Cl2। तो क्लोरीन गैस कहां पर रिएक्शन दे रही है, एनोड पे। तो मैंने क्या लिखा है, क्लोरीन एट एनोड। फिर सिमिलरली एक और H+ आएगा, वो भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए ना वहां पे, बनाएगा H रेडिकल और दोनों H रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, H2। तो हाइड्रोजन गैस कहाँ पे इवॉल्व हो रही है, कहाँ पे रिएक्शन शो कर रही है, कैथोड पे। तो हमने क्या लिखा है, एट कैथोड। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्लोरीन की सिर्फ प्रिपरेशन करी है। अभी क्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो रहती हैं, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर अप करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।